नमस्कार, मैं दीपक राजसमन और आज हर मुद्दे की बात में 4 खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी 30 दिनों तक अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी स्वतः चली जाएगी। फिर बात करेंगे जीतन राम मांझी क्यों भरत तिवारी को लेकर अलग चल रहे हैं। फिर बात होगी बिहार सरकार के 2 नए टैक्स को लेकर और आखिरी में एक तस्वीर दिखाएंगे सिमडेगा की स्कूल की, जिसको देखकर आपको रोना आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हर मुद्दे की बात में सबसे पहले स्टोरी की। दरअसल केंद्र सरकार के प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो वो 31वें दिन स्वतः उसका पद खाली माना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक 2025 में 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। समिति 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है और सूत्रों के अनुसार वो इस प्रावधान को बरकरार रखने के पक्ष में है। यदि संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तभी ये कानून बनेगा। समर्थकों का मानना है कि इससे जवाबदेही और स्वच्छ शासन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि केवल न्यायिक हिरासत के आधार पर पद समाप्त करना संवैधानिक सिद्धांतों और निर्दोष माने जाने वाले अधिकारों पर प्रश्न खड़े कर सकता है। अब ये 130वें संविधान संशोधन किस पे लागू होगा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो कहा जा रहा है, अब तक जो चर्चा हो रही है इसमें यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री पे ये लागू होगी। कार्रवाई कब होगी ये भी हम आपको बता देते हैं। यदि कोई मंत्री 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, क्या होगा ऐसे मामले में, तो ये भी समझ लीजिए 31वें दिन संबंधित व्यक्ति का पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। औपचारिक प्रक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों के मामले में राज्यपाल पद रिक्त होने की औपचारिक घोषणा करेंगे। अब ये बड़ा सवाल है, क्या केवल गिरफ्तारी से पद जाएगा? नहीं, केवल गिरफ्तारी से पद नहीं जाएगा। ये प्रावधान तभी लागू होगा जब संबंधित व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है। संवैधानिक संशोधन को समझ लेते हैं। दरअसल इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए के ए में संशोधन का प्रस्ताव है। अब कमेटी के बारे में भी समझ लेते हैं। दरअसल 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं। इसके सदस्यों में एआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी और एनसीपी के जो एसपी के सांसद हैं सुप्रिया सूले जैसे विपक्षी नेता भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों ने जेपीसी का बहिष्कार किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने भी समिति में अपना कोई सदस्य नामित नहीं किया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अपने बहुमत के आधार पर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर सकती है, इसलिए समिति की प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सूत्रों के अनुसार जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है और समिति विधेयक के मुख्य प्रावधान यानी 30 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पद स्वतः रिक्त होने को बरकरार रखने के पक्ष में है। साथ ही समिति कानून के संभावित राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुझाव, उपाय की सिफारिश भी कर सकता है। सरकार का इस पूरे मसले को लेकर कहना है कि ये कानून संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र का अपमान है। अमित शाह ने कहा, जब संविधान बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में ऐसे नेता भी आएंगे जो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। अमित शाह ने इस दौरान खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जोर देकर कहा कि इस बिल में प्रधानमंत्री पद को भी शामिल किया जाए। अमित शाह ने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी ने 39वें संविधान संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री को कानून के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी।
अमित शाह ने कहा कि देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती। अगर किसी फर्जी मामले में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर केस होता है तो कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अब इसको ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि इस कानून को क्यों सरकार लाना चाहती है। दरअसल सरकार का कहना है जेल से सरकार नहीं चलाया जा सकता है, संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने पर सरकार का जोर है। पीएम मोदी ने खुद इस दायरे को शामिल करवाया। 30 दिनों में जमानत के कई अवसर मिलने का तर्क भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। गंभीर मामलों में ही ये प्रावधान लागू होगा। न्यायपालिका को दुरुपयोग रोकने की गारंटी बताया गया है। इसके उदाहरण दिए गए। केजरीवाल जैसे मामलों का हवाला दिया गया सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जवाबदेही और सुशासन को मजबूत इससे किया जा सकता है। अब विपक्ष इस विधेयक को लेकर आपत्ति जता रहा है। विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल विपक्ष इस विधेयक को असंवैधानिक संघीय ढांचे के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बता रहा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि ये मूल कानूनी सिद्धांत है, जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष का उल्लंघन है। विधेयक सजाए के बजाय हिरासत को पद छीनने का आधार बना रहा है। विपक्ष को डर है कि सत्तारूढ़ सरकार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी। विपक्ष का कहना है कि इससे बिना किसी अदालती फैसले के निर्वाचित सरकारों को बदला जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून राज्य सरकारों को कमजोर करेगा और केंद्र सरकार को राज्यों में दखल देने का एक हथियार देगा। अब ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं विपक्ष का इस पर विरोध क्यों है, क्योंकि हमने आपको सत्ता पक्ष का दिखा दिया, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि दोष सिद्ध होने से पहले इसमें सजा का प्रावधान है, निर्दोष माने जाने के सिद्धांत का उल्लंघन है, संविधान के मूल ढांचे पर हमला होने का आरोप है विपक्ष का। उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाएगी, बिना अदालत के फैसले सरकार गिराने का खतरा बढ़ जाएगा, यानी बिना अदालत का कोई फैसला आए ही सरकार गिराया जा सकता है। संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि लंबी न्यायिक हिरासत से पद खोने की चिंता है। ओवैसी समेत विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच सरकार प्रयास कर रही कि इस विधेयक को लाया जाए। अब इस चीज को समझ लीजिए कि संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। अब लोकसभा के गणित को समझ लीजिए। दरअसल लोकसभा में 330 सीटों का आंकड़ा जो है एनडीए के पास है, करीब करीब जुटा लेगी किसी भी तरीके से। बिल पारित करने के लिए 362 सीट चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए 32 सीट और एनडीए को चाहिए। वो कहां से आएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। उसी तरीके से राज्यसभा का गणित समझ लीजिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 141 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 21 और सांसदों की जरूरत है। अब ये कहां से आएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है गाहे बगाहे तमाम चीज़ों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जो मौजूदा समय में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, वो परिस्थितियों के अनुसार कई ऐसी पार्टियां उन्हें समर्थन कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने को लेकर पहले से अधिक भरोसा है। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 20 बागी सांसदों के नई पार्टी में जाने और शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने से संसद में संख्या समीकरण सरकार के पक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टियां जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन भी विधेयक के भविष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सांसदों की तोड़ फोड़ या दल बदल कराना आसान नहीं होता। ऐसे में कोशिशों की भारी नैतिक, राजनीतिक और सार्वजनिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसी प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी का बहिष्कार ये संकेत देता है कि वो इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक सौदेबाजी या समझौते के पक्ष में नहीं है। अब देखना होगा और इंतजार करना होगा इस पर सबकी राय क्या है। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश है। अमित शाह ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है कि वो किसी भी हालत में लाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर सबकी नज़र रहेगी 17 जुलाई को क्या कुछ रिपोर्ट में होता है, किस तरीके से मंजूरी मिलती है और उसके बाद जब मानसून सत्र शुरू होगा तो सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है।